हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं पृष्ठ रसायन और इसमें हमारा आज का टॉपिक है एंजाइम और एंजाइम उत्प्रेरक। तो पहले हम एंजाइम को डिफाइन करते हैं। तो याद रखना कि वे जटिल कार्बनिक यौगिक, कौन से? वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं और पेड़ पौधों और जंतुओं के शरीर में ही होने वाली उपापचयी अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, आपको बताना है कि ये जटिल और नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं। जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक कहने का अर्थ ये हो गया कि जटिल होते हैं, यानी इसमें कई समूह और जुड़े होते हैं और नाइट्रोजन भी पाया जाता है और कार्बन भी पाया जाता है। तो ये हो गए जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थ जो कि पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं और उनके शरीर में, यानी पेड़ पौधों और जंतुओं के शरीर में ही होने वाली उपापचयी अभिक्रियाएं। याद रखना, ये एक शब्द आया है, उपापचयी अभिक्रियाएं। कौन होती है उपापचयी अभिक्रियाएं? यानी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस। उपापचयी अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। हमारे शरीर में किसी पदार्थ के बड़े बड़े अणुओं को जब छोटे छोटे अणुओं में विभाजित किया जाता है तो उन्हें हम उपापचयी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो उपापचयी अभिक्रियाओं को संपन्न करने का काम कौन करता है? एंजाइम करते हैं। और तुम्हें याद रखना है, ठीक रासायनिक अभिक्रियाओं में जो उत्प्रेरक होते हैं जैसे धातुएं वगैरह, तो ठीक उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं में जैसे उत्प्रेरक हुए तो हमारे शरीर में और पेड़ पौधों के शरीर में होने वाली जो जैविक अभिक्रियाएं हैं उनमें और जो पदार्थ भाग लेते हैं वो एंजाइम होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो वे जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक जो कि पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं और पेड़ पौधों और जंतुओं के शरीर में संपन्न होने वाली उपापचयी अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। और एंजाइमों के द्वारा संपन्न होने वाली यह पूरी प्रक्रिया एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है? एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती है। तो एंजाइम उत्प्रेरण भी हम जस्ट अभी पढ़ेंगे और आप याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एंजाइम उत्प्रेरण में से और एक रिएक्शन वाला प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो जो एंजाइमों के द्वारा जो सारी प्रक्रिया पूरी होती है वो प्रक्रिया एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती है। एक और खास बात याद रखना, जो एंजाइम है उन्हें जैव रासायनिक उर्वरक का एंजाइम कहा जाता है। जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहा जाता है। क्योंकि याद रखना, ये जीवों के शरीर में और संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, उत्प्रेरक की भांति होते हैं, तब इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहा जाता है। और अब हम एंजाइम उत्प्रेरण के कुछ उदाहरण हैं वो पढ़ते हैं। पहला उदाहरण है यूरिया का जल अपघटन। कौन से पदार्थ का? यूरिया का जल अपघटन। जब यूरिया को और जल की सहायता से तोड़ा जाता है तो हम इसे यूरिया का जल अपघटन कहते हैं। और आपको ये बात याद रखनी है कि एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं में एंजाइम पर्टिकुलर होते हैं। जो एक एंजाइम किसी विशिष्ट अभिक्रिया को पूरा करता है वो दूसरे वाली को पूरा नहीं करता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि यूरिया का जल अपघटन आप कराओगे
यूरिया को आप जल की सहायता से तोड़ोगे अन्य पदार्थों में तो आपको वहां यूरिएज एंजाइम ही काम में लेना पड़ेगा। कौन सा एंजाइम है? यूरिएज एंजाइम आपको काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि यूरिएज एंजाइम ही यूरिया का जल अपघटन करता है और ये यूरिएज एंजाइम सोयाबीन में पाया जाता है। कौन से पदार्थ में? सोयाबीन में ये यूरिएज एंजाइम पाया जाता है जो कि यूरिया का जल अपघटन आसानी से कर देता है। तो यहां हम समीकरण लिखें और ये समीकरण वाले सारे के सारे उदाहरण इंपोर्टेंट है और इसी उदाहरण की बात कर रहा हूं, यूरिया का जल अपघटन, ये वाला एंजाइम उत्प्रेरण में हमारे एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न क्या था कि यूरिया के जल अपघटन का और रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में है। तो मैं पहले यूरिया का सूत्र लिखता हूं। आप जानते हो NH2CO लिख देता हूं। अगर आप समझ रहे हो तो अच्छी बात है, वरना ना समझो तो फिर मैं यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बंध पूरे कर देता हूं। यानी अब तो आपको यूं लगेगा जैसे कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं है, लेकिन मैं इस संरचना को यूं बिखेर कर लिख दूं इस प्रकार से, तो देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, O के 2 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। तो NH2CONH2 ये यूरिया का सूत्र हो गया और हम इसे एक्वेटिक बना लेते हैं, घोल बना लेते हैं, जल में घोल करके। जल लिक्विड होता है और यहां एरो का निशान लगा देते हैं और एरो के निशान पर और हमें यूरिएज लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये यूरिएज एंजाइम है वो यूरिया का जल अपघटन करता है। तो इस यूरिया का अपघटन पर्टिकुलर यूरिएज ही करता है, तो हम इस यहां लिखेंगे यूरिएज एंजाइम। तो फिर इसको तोड़ेंगे तो आप ध्यान रखना कि यहां से ये C के साथ O और एक O ये तो बना लेगा CO2। क्या बना लेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला CO और यहां से O टूट करके आप कहोगे कि यहां NH2 बच गया, यहां NH2 बच गया, यहां H2 बच गया, क्योंकि O तो मैंने यहां CO के साथ ले लिया, वहां CO2। तो अब आप इसे मिला दीजिए। याद रखिए कैसे? NH2 में एक H जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा? NH3। फिर एक H और बच गया, उसको यहां जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा? NH3। तो यहां भी NH3, यहां भी NH3। तो फिर आप यूं कर लीजिए, 2 NH3 लिख दीजिए। अमोनिया के 2 अणु बन गए। तो 2 अणु तो अमोनिया के बनते हैं और CO2 बनती है और ये अभिक्रिया पूर्णतः संतुलित है। जैसे कार्बन 1 तो कार्बन 1, ऑक्सीजन 1 और 1 2 तो ऑक्सीजन 2 हो गए। और देखिए 2 नाइट्रोजन, तो ये रहे 2 नाइट्रोजन और H कितने? 2 और 2 4 और ये 2 6, तो यहां 2 × 3 6H हो गए। तो अभिक्रिया संतुलित है। तो ये यूरिया का जल अपघटन यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। ये सामान्य सी समीकरण आपको याद रखनी है और इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा उदाहरण हम बात करें तो आप बोल देना माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। तो माल्टोज का और ग्लूकोज में हम परिवर्तन करेंगे। तो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलोगे तो पहले याद रखना माल्टोज शब्द दिया है, माल्टोज को कन्वर्ट कर रहे हो, तो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए इस नाम का एंजाइम माल्टेज एंजाइम काम आएगा। माल्टोज वाली अभिक्रिया में माल्टेज एंजाइम काम आता है और माल्टोज डाइसैकेराइड है। तो मैं यहां सूत्र लिख रहा हूं C12H22O11 और इसे आप एक्वेटिक कर लेना और फिर इसमें ऊपर से जल डाल देना और जल डाल करके और आप इसे कन्वर्ट करोगे तो माल्टोज का सूत्र है ये। तो यहां माल्टेज एंजाइम काम आएगा। कौन सा? माल्टेज एंजाइम। यहां माल्टेज एंजाइम काम करेगा माल्टोज को कन्वर्ट करने के लिए। ये इतनी सी सामान्य बात आपको ध्यान में रखनी है। अब क्या होगा? यहां से इसे माल्टोज हमेशा किस में कन्वर्ट होता है? याद रखना माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। माल्टोज हमेशा किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के दोनों बोल दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 और ये भी एक्वेटिक रूप में प्राप्त होता है। तो अब मैं यहां 2 लगा देता हूं, यानी
प्रकार के दो अणु प्राप्त होते हैं, चाहे तो अलग अलग आप लिख दीजिए, चाहे फिर इकट्ठा यहां दो लगा दीजिए, और यह अभिक्रिया पूर्णतः बैलेंस है। आप सारे के सारे परमाणु काउंट करके देख लेना, संतुलित है। तो माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए माल्टेज एंजाइम प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा एंजाइम? ये माल्टेज एंजाइम है। तो माल्टेज एंजाइम आपको यहां काम में लेना है। इसी प्रकार नेक्स्ट तीसरी रिएक्शन की बात कर लेते हैं। आप सुक्रोज का प्रतिपन करा देना। सुक्रोज शर्करा होती है, ये भी डाइसेकेराइड है। सुक्रोज का प्रतिपन ठीक है ना, यानी सुक्रोज का वापस टूटना, एक प्रकार से मैं यूं बोलूंगा, सुक्रोज का प्रतिपन। तो मैं सुक्रोज का प्रतिपन करने के लिए वही सेम यही अभिक्रिया लिखूंगा। आप वो यही सुक्रोज का सूत्र है, यही तो माल्टोज का, यही सुक्रोज का एक्वाटिक बनाओगे। इसमें भी आप क्या करोगे? इसमें भी आपको जल डालना है, ठीक है ना, इसमें भी आपको जल डालना है। और याद रखना एंजाइम इसमें इन्वर्टेज काम में आएगा। यहां तो माल्टोज वाले में माल्टेज आया था, यहां इन्वर्टेज एंजाइम काम में आएगा। तो मैं आपको समझाने के लिए इसी में चेंज कर देता हूं। क्या करूंगा देखना, एक मिनट। पहले सुक्रोज, तो यही सुक्रोज का सूत्र लिखोगे C12H22O11। इसमें भी आप एक्वाटिक करोगे, इसमें आपने जैसे जल डाला, इसमें भी आप जल डालोगे, तो इसका सूत्र ये वाला लिखोगे, इसी में जल डालोगे। और यहां सुक्रोज को कन्वर्ट कर रहे हो आप, सुक्रोज का प्रतिपन कर रहे हो। प्रतिपन मतलब तोड़ना ही होता है, तो सुक्रोज को तोड़ रहे हो, तो आपको यहां इन्वर्टेज एंजाइम काम में लेना पड़ेगा। कौन से वाला? इन्वर्टेज एंजाइम। ये पर्टिकुलर होते हैं, आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते। ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में और काम में लिए जाते हैं, तो आप इनको बदल नहीं सकते। ये पर्टिकुलर होते हैं अभिक्रियाओं के लिए। एंजाइम हमेशा अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होते हैं। तो सुक्रोज को तोड़ने के लिए इन्वर्टेज की जरूरत पड़ेगी, माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज की जरूरत पड़ेगी। तो यहां हाँ याद रखना, सेम ऐसे दो अणु बनेंगे, ठीक है ना, सेम ऐसे, यानी C6H12O6 दोबारा से वही C6H12O6, और ये दोनों एक्वेटिक होते हैं, तो हम पैरों में एक्वेटिक लगा देते हैं। अब तुम्हें ये ध्यान में रखना है, सुक्रोज को तोड़ोगे आप, ठीक है ना, सुक्रोज बोला, सुक्रोज बोलो, तो आप इन्वर्टेज एंजाइम काम में लोगे, और उसमें एक तो ग्लूकोज बनेगा, एक फ्रक्टोज। आप कहोगे दोनों के सूत्र एक जैसे हैं। हाँ, ये अणु सूत्र तो एक जैसे होते हैं, लेकिन जब हम इनकी संरचना बनाएंगे, संरचना में आपको अपना एक लेसन लगता है, वहां बताऊंगा, जिसे आप जैव अणु बोलते हो, जैव अणु वाला एक लेसन लगता है। उस लेसन में इनकी सारी संरचनाएं दी हुई है, वहां बताऊंगा। तो यानी ये ग्लूकोज तो फिर ये फ्रक्टोज, अब ये फ्रक्टोज तो फिर ये ग्लूकोज बोल देना, क्योंकि अब तो अणु सूत्र दोनों एक जैसे होते हैं, तो आप कोई से को ग्लूकोज और फ्रक्टोज बोल सकते हो। तो सुक्रोज से हमेशा एक तो ग्लूकोज बनता है, एक फ्रक्टोज बनता है। कोई सा ग्लूकोज बोल दो, कोई सा फ्रक्टोज बोल दो। अगला उदाहरण है 4 नंबर, और आप बोल देना ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलना। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल बोल दीजिए, या फिर एथेनॉल बोल दीजिए, एक ही बात है। तो ग्लूकोज को एथेनॉल में या एथिल अल्कोहल में बदलना, तो इसका हम परिवर्तन करेंगे। तो पहले मैं ग्लूकोज का सूत्र यहां पर लिख रहा हूं, C6H12O6। आप इसे एक्वेटिक बना लीजिए और फिर एरो का निशान लगाइए, और ग्लूकोज से आप एथिल अल्कोहल बनाओगे, तो आपको यहां जाइमेज एंजाइम काम में लेना पड़ेगा। कौन से वाला? जाइमेज एंजाइम। बार बार बता चुका हूं कि इन अभिक्रियाओं के लिए एंजाइम पर्टिकुलर होते हैं। ये एंजाइम इनको आगे उत्पादों में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम दूसरा एंजाइम यहां पर काम में ले, तो वो इनको कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो जाइमेज इस ग्लूकोज को और कन्वर्ट कर देगा। एक तो बनेगा C2H5OH, और वो एक्वेटिक रूप में, ठीक है ना, एथेनॉल बन जाएगा, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। और फिर CO2 गैस बाहर निकलती है,
CO2 गैस। तो ग्लूकोज को जब एथिल अल्कोहल में बदलते हैं तो इस क्रिया में जाइमेज एंजाइम प्रयुक्त किया जाता है जो कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और CO2 में तोड़ देता है। अब थोड़ा सा इसे अभिक्रिया को बैलेंस कर देते हैं। यहां देखिए कार्बन 2 और 3 ही हुए, लेकिन यहां तो 6 कार्बन है, तो फिर आप यूं कर लीजिए 2 यहां करूं और 2 यहां कर देता हूं, तो 2 कार्बन और ये 4 कार्बन, तो 4 और 2 6, तो 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन यहां 12 है, तो यहां देखिए 2 × 5 10, तो ये रहे और 2 ये रहे, 10 2 12। और ऑक्सीजन देखिए 6 है यहां पर, तो ऑक्सीजन यहां 2 तो ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहे और उसके बाद में 4 ऑक्सीजन ये रहे, 6 ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलने के लिए जाइमेज एंजाइम प्रयुक्त किया जाता है जो कि एथिल अल्कोहल को ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट 5 नंबर आप बोल देना स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन। ठीक है ना, स्टार्च को आप किस में कन्वर्ट करोगे? माल्टोज में। तो स्टार्च को माल्टोज में बदलना, स्टार्च को माल्टोज में बदलना। तो हम अब स्टार्च का परिवर्तन करेंगे किसमें? माल्टोज में। स्टार्च देखिए पहले C6H10O5। एक खास बात बताता हूं स्टार्च के बारे में, इसमें ऐसा निशान लगाकर पैरों में N लगाना है। क्यों? मैं उम्मीद करता हूं आप सामान्य सी बात जानते हो। जिस किसी अणुसूत्र के पैरों में इस प्रकार से होल के रूप में N लगाओ, इसका मतलब वो बहुलक है। वो कौन है? बहुलक है। ऐसी ऐसी लाखों इकाइयां आपस में जुड़ी हुई हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो हम उनमें से एक अणु उठाकर उसके पैरों में N लगा देते हैं, तो वो अपने बहुलक बन गया। तो स्टार्च अरे पौधों के तनों में पाया जाता है स्टार्च, और ये स्टार्च बहुलक के रूप में होता है। ठीक है ना, स्टार्च हमेशा बहुलक के रूप में होता है, तब इसमें N लगाते हैं। N नहीं लगाओगे तो अपना सूत्र गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टार्च तो बहुलक होता है और बहुलक में N आता है। और फिर अपने क्या करेंगे, इसमें जल का अणु डाल देते हैं, जल का अणु डाल देंगे और यहां एरो पर इसमें एक एंजाइम काम में लेते हैं। कौन सा? डायस्टेज। डायस्टेज पर्टिकुलर एंजाइम है, इसी में काम आता है। डायस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, अन्य कोई दूसरा नहीं करता है। अब क्या करें, माल्टोज में कन्वर्ट करना है तो माल्टोज का सूत्र तो C12H22 और O11 होता है, और ये एक्वेटिक रूप में आ जाएगा। ठीक है ना। एक काम और करना है, यहां पैरों में जब N लगाए, कहने का अर्थ बहुलक से आप जब कोई उत्पाद बनाते हो तो फिर उसके आगे भी हम N लगा देते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि यहां जो आपके माल्टोज बनाए, वो माल्टोज के आगे मैंने N लगा दिया, इसका अर्थ इसके लाखों करोड़ों अणु बने हैं, लाखों करोड़ों अणु बने, तो यहां N लगा दिया, और यहां भी हम N लगा देते हैं, क्योंकि इसमें जल के भी लाखों करोड़ों अणु काम में लिए जाते हैं। ठीक है ना। तो यहां असंख्य जल है, और स्टार्च अपने आप में कई प्रकार की इकाइयों का समूह होता है, और यहां लाखों करोड़ों अणु माल्टोज के बनते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च का और जल अपघटन किया जाता है तो माल्टोज के असंख्य अणु बनते हैं। दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना, यहां कोई अभिक्रिया नहीं है, और आपको सामान्य सी बात याद रखनी है कि दूध में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। तो तुम्हें नाम तो याद रखना है कि लैक्टोबैसिलस से एक एंजाइम है जो दूध को दही में बदल देता है। लैक्टोबैसिलस एंजाइम दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। सामान्य सी बात इसके आगे आपको लिख देनी है। नेक्स्ट अपने यूं कर लेते हैं, एक एंजाइम होता है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम होता है,
और ये पेप्सिन एंजाइम हमारे अमाशय में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? हमारे अमाशय में पाया जाता है, अमाशय में होता है ये। और इसका कार्य क्या है? याद रखना, ये प्रोटीन को, किसको? प्रोटीन को और पेप्टाइडों में बदलता है, प्रोटीन को पेप्टाइडों में बदल देता है। आप कहोगे कि ये पेप्टाइड क्या होते हैं? पेप्टाइड कुछ ऐसे अणु होते हैं जो आपस में मिलकर के एमिनो अम्ल बनाते हैं। पेप्टाइड वो अणु जो आपस में संगठित होकर एमिनो अम्लों का निर्माण करते हैं, पेप्टाइड अणु कहलाते हैं। तो पेप्सिन एंजाइम अमाशय में पाया जाता है, ये प्रोटीन को पेप्टाइडों में कन्वर्ट करता है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी